युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि खुफिया जानकारी का भी है। सेनाएं जानकारी के बिना नहीं चल सकती। उन्हें अगली चालें चलने, विरोधियों से आगे रहने और बिना तैयारी के पकड़े जाने से बचने के लिए सटीक ताज़ा जानकारी चाहिए। संघर्ष इस बात पर जीते या हारे जा सकते हैं कि हर पक्ष कितनी अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा करता है और उसका इस्तेमाल करता है, और ये बात यूक्रेन बहुत अच्छे से समझता है। यही वजह है कि कीव की सेनाओं ने रूस की खुफिया जानकारी जुटाने वाली संपत्तियों को निशाना बनाया है, जिसमें न सिर्फ उसकी जमीन पर स्थित रडार स्टेशन शामिल हैं, बल्कि उसके हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण विमान भी शामिल है। हर हमले से यूक्रेन रूस की आसमान में निगरानी क्षमता खत्म कर रहा है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे रोक नहीं सकते। इसके बजाय उन्हें मजबूर होकर देखना पड़ रहा है कि उनकी हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण AEW और AEW&C बेड़ा एक एक करके पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। इसका महत्व कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि AEW और AEW&C सिस्टम आधुनिक युद्ध में बेहद जरूरी है। ये प्रभावी रूप से उड़ने वाले रडार स्टेशनों की तरह काम करते हैं, जो हवा में, समुद्र में और जमीन पर दुश्मन की धमकियों का 360 डिग्री लंबी दूरी तक पता लगाने की सुविधा देते हैं। कई ऐसे सिस्टम सैकड़ों मील दूर से ही लक्ष्यों को पहचान सकते हैं, जमीन पर मौजूद टीमों को अलर्ट जारी करते हैं और उन्हें आने वाले हमलों के लिए बचाव की कार्रवाई करने या अपनी रक्षा तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। ये विमान हवाई कमांड सेंटर की तरह काम कर मित्र लड़ाकू विमानों का समन्वय करने, सटीक मिसाइल हमलों और बमबारी अभियानों को अंजाम देने और जटिल युद्ध क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए रियल टाइम जानकारी इकट्ठा व साझा करते हैं। संक्षेप में, ये आधुनिक सेना को सफलता के लिए जरूरी रियल टाइम डेटा और युद्ध क्षेत्र की जानकारी देते हैं। रूस अपनी AEW और AEW&C जरूरतों के लिए मुख्य रूप से एक खास विमान बेरिएव A-50 पर निर्भर रहा है। टुपोलेव Tu-126 के उत्तराधिकारी के रूप में विकसित किया गया, जो 1960 के दशक में सोवियत सशस्त्र बलों के साथ सेवा में आया था। A-50 ने 1978 में अपनी पहली उड़ान भरी और कई साल बाद 1985 में सेवा में आया। इसका डिज़ाइन इल्यूशन Tu-76 ट्रांसपोर्ट विमान पर आधारित था और इसमें कुछ प्रभावशाली तकनीकी विशेषताएं हैं, जिनमें 40,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई, 4,000 मील से अधिक की ऑपरेशनल रेंज और लगभग 6 घंटे की कुल उड़ान क्षमता शामिल है। हालांकि इसे हवा में ईंधन भरकर और बढ़ाया जा सकता है। इस विमान की खासियत इसकी 30 फुट चौड़ी रोटोडोम है, जो धड़ के ऊपर है और इसमें बड़ा निगरानी रडार सिस्टम लगा है। मशरूम के नाम से मशहूर यह रडार A-50 को अपने आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने और हवाई लक्ष्यों को 650 किलोमीटर 400 मील तक की दूरी पर और ज़मीनी लक्ष्यों को 300 किलोमीटर 190 मील तक की दूरी पर पहचानने की क्षमता देता है। A-50 में एक साथ दर्जन भर मित्र जेट्स को मार्गदर्शन डेटा भेजने की भी क्षमता है। यह उदाहरण के लिए यूक्रेनी सैन्य परिसंपत्तियों की सटीक लोकेशन डेटा पास के स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को दे सकता है, जिससे वे उन संसाधनों पर हमला कर सकते हैं बिना अपने आंतरिक रडार सिस्टम पर निर्भर हुए। सोवियत संघ के आखिरी दिनों में हर साल अधिकतम 5 विमान बनते थे और संघ के विघटन तक कुल 40 से अधिक विमान बन चुके थे। तब से इनका उत्पादन बंद हो गया है। हालांकि क्रेमलिन ने भविष्य में और अधिक A-50 विमान बनाने की बात कही है और वर्षों में अपने बचे हुए विमानों को आधुनिक बनाया है। उन्हें नए कंप्यूटर और एवियोनिक्स सिस्टम से लैस किया है ताकि वे आधुनिक मानकों के अनुरूप बने रहें। इस प्रकार कई दशकों पुराना होने के बावजूद A-50 एक अपेक्षाकृत सक्षम और प्रभावी AEW&C विमान बना हुआ है और इसने कई मौकों पर क्रेमलिन की सेनाओं के लिए अपनी उपयोगिता साबित की है। यह दोनों चेचन युद्धों में चेचन्या के ऊपर उड़ा था और रूस जॉर्जिया युद्ध व सीरियाई गृह युद्ध में रूस की प्रभावशीलता बढ़ाई थी। इसलिए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान फिर से A-50 का उपयोग किया, यह आश्चर्यजनक नहीं था। क्रेमलिन के कमांडरों को उम्मीद थी कि ये आजमाए हुए और भरोसेमंद हवाई रडार विमान उन्हें यूक्रेनी जेट और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का मुकाबला करने में मदद करेंगे। साथ ही देश के काइनेटिक स्ट्राइक अभियानों के लिए
जरूरी टारगेटिंग डेटा भी प्रदान करेंगे। कुछ समय तक सब कुछ योजना के अनुसार चला, लेकिन यूक्रेन चुपचाप बैठने वाला नहीं था और रूस की आसमान में निगाहों को अपने अभियानों पर झांकने और ताक झांक करने देने वाला नहीं था। कीव के कमांडर अच्छी तरह समझते थे कि ये अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, और जैसे ही उनके पास ऐसा करने का साधन आया, उन्होंने इन्हें मार गिराने की योजना बनानी शुरू कर दी, खासकर आधुनिकीकृत A-50U मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास युद्ध की शुरुआत में 8 ऐसे विमान थे। 26 फरवरी 2023 को युद्ध के 1 साल बाद इनमें से एक विमान कार्रवाई से बाहर हुआ। तब बताया गया था कि बेलारूस के सुरक्षा बलों का संघ नामक एक पक्षपाती समूह ने ड्रोन हमले में मिन्स्क के पास एयरबेस पर A-50 विमान को नुकसान पहुंचाया। बाद में हमले का आरोप बाद में यूक्रेनी सुरक्षा सेवा SSU पर लगाया गया और बताया कि क्षतिग्रस्त विमान दोबारा सेवा में नहीं आ सका। 1 साल से भी कम समय बाद जनवरी 2024 में ड्यूटी पर रहते हुए एक दूसरा A-50 विमान भी निशाना बनाया गया। विमान आजो सागर पर उड़ते समय अचानक रडार से गायब हो गया। इसके तुरंत बाद एक रूसी Su-30 विमान से एक अज्ञात विमान में आग लगने और उसकी क्रैश लैंडिंग की खबरें आईं। बाद में पता चला कि यह यूक्रेनी हमले का परिणाम था, जिसकी योजना हफ्तों पहले बनी थी और जिसे अच्छी तरह अंजाम दिया गया। विश्लेषकों के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना ने क्रीमिया में रूसी रडार स्टेशनों को जानबूझकर निष्क्रिय किया। जवाब में रूसियों ने A-50 विमान उस इलाके में भेजा जिससे वो यूक्रेनी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरी की रेंज में आ गया। फिर उस बैटरी ने A-50 पर फायर किया, जिससे वह डूब गया। संक्षेप में, कीव की सेनाओं ने चालाकी से जाल बिछाया जिसमें रूसी विमान फंस गया, और वे वहीं नहीं रुके। सिर्फ 1 महीने बाद 23 फरवरी को यूक्रेनी सूत्रों ने एक और A-50 को मार गिराने की सूचना दी। एक बार फिर यह घटना कथित तौर पर अजोव सागर के ऊपर हुई, जो रूस के क्रास्नोदार क्राय क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। सोवियत युग की लंबी दूरी की S-200 मिसाइल प्रणाली ने विमान पर हमला किया, जिससे उसे आसमान से गिरने के लिए काफी नुकसान हुआ और उसमें सवार 10 रूसी मारे गए, जिनमें कई उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल थे। यूक्रेन ने अगले हफ्तों में दबाव बरकरार रखा। मार्च 2024 की शुरुआत में उसने एक प्रसिद्ध A-50 मरम्मत स्थल तुगानरोग विमान संयंत्र पर ड्रोन हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों में एक हैंगर को क्षतिग्रस्त दिखाया गया, जहां A-50 और अन्य विमान रखे जाते हैं। कोई और जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है कि हमले के दौरान एक या एक से अधिक विमानों को नुकसान पहुंचा हो। जून 2025 में पहले ही कम हुए A-50 बेड़े को ऑपरेशन स्पाइडर वेब के दौरान यूक्रेन के सबसे बड़े और सबसे सफल ड्रोन हमलों में से एक में, जो रूसी धरती पर हुआ, भारी झटका लगा। उस समय हमले से जुड़ी ज्यादातर सुर्खियां इस बात पर केंद्रित थीं कि यूक्रेन ने कथित तौर पर क्रेमलिन के बमवर्षक बेड़े का 1/3 तक नष्ट कर दिया था। एक छोटी लेकिन फिर भी बेहद महत्वपूर्ण बात लगभग अनदेखी रह गई। बमवर्षकों के साथ साथ यूक्रेन के ड्रोन ने भी इस अभियान के दौरान न सिर्फ एक बल्कि 2 अलग अलग A-50 विमानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया था। कई पत्रकारों और सैन्य विशेषज्ञों ने उपग्रह चित्र और वीडियो के जरिए दिखाया कि 2 विमानों के रडार हाउसिंग रोटोडोम्स को गंभीर नुकसान पहुंचा है। A-50 विमानों का योजनाबद्ध सफाया नवंबर 2025 में भी जारी रहा, जब यूक्रेन ने कई रणनीतिक रूसी सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक और बड़ा हमला किया। ये एक विशाल मिशन था जिसे रॉकेट बल और तोपखाना, विशेष अभियान बल, नौसैनिक तटीय मिसाइल इकाइयां और यूक्रेनी मानव रहित प्रणाली बल की इकाइयों ने अंजाम दिया था। इन सब ने मिसाइल ड्रोन और नेपच्यून क्रूज मिसाइल से तगानरोग A-50 मरम्मत स्थल पर फिर हमला किया। उस स्थल पर कई विस्फोट और आग लगने की खबरें आई, जिससे वहां मौजूद बाकी A-50 विमानों की मरम्मत, रखरखाव या आधुनिकीकरण के किसी भी प्रयास में निश्चित रूप से बाधा पड़ी। मार्च 2026 में यूक्रेन ने इसी विशेष विमान पर एक और हमला किया। सटीक रूप से 17 मार्च को यूक्रेनी संसाधनों ने नोवगोरोड क्षेत्र के स्ताराया रूसा में स्थित 123वें विमान मरम्मत संयंत्र पर हमला किया। ठीक टोगानरोग सुविधा की तरह
यह स्थान भी एक महत्वपूर्ण सैन्य अवसंरचना है जहां विभिन्न विमानों की मरम्मत, उन्नयन और रखरखाव किया जाता है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि उस समय एयरफील्ड पर कम से कम 9 IL-76 परिवहन विमान मौजूद थे। ये वही विमान हैं जिन पर A-50 डिजाइन आधारित है। प्रारंभिक रिपोर्टों में उल्लेख किया गया कि एक रखरखाव हैंगर को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचा था। 20 मार्च को यूक्रेन के सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पोस्ट में पुष्टि की कि हमले में एक और A-50 निशाना बना। A-50 लंबी दूरी की रडार पहचान वाला विमान को नुकसान की पुष्टि हुई है। यह संयंत्र परिसर में रखरखाव के लिए था और शायद आधुनिकीकरण का इंतजार कर रहा था। अब इससे पहले कि हम इन हमलों के बड़े प्रभावों और आगे चलकर रूस और यूक्रेन की संभावनाओं के मायने को समझें, अगर आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते इसे विस्तार से समझाते हैं। रूस के पास ऑपरेशनल A-50 विमानों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन सबसे ऊंचे अनुमान भी यही बताते हैं कि अब कुछ ही विमान बचे हैं। वास्तव में रूस के अपने ही रणनीतियों और तकनीकों के विश्लेषण केंद्र KAS थिंक टैंक का कहना है कि किसी भी समय 4 से अधिक A-50 उपलब्ध नहीं है। ये संख्या बड़ी नहीं है और न रूस के पूरे क्षेत्र या कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों की निगरानी के लिए पर्याप्त है। हर बार जब कोई A-50 विमान गिरता है या कार्रवाई से बाहर होता है तो यह क्रेमलिन की सेना के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये पुराने होने के बावजूद बहुत ज़रूरी है। इन विमानों ने अब तक संघर्ष के दौरान रूसी सेनाओं को बेहिसाब उपयोगी खुफिया जानकारी मुहैया कराई है। इन्होंने क्रेमलिन की सेनाओं को हवाई खतरों का जवाब देने, यूक्रेनी ड्रोन मिसाइल निष्क्रिय करने और यूक्रेन की संपत्तियों और बुनियादी ढांचे पर अपने हमले समन्वित करने में मदद की, क्योंकि ये दुर्लभ और महंगे हैं। हर एक की कीमत करीब $350 मिलियन है और अब इनका उत्पादन भी बंद है, इसलिए हर नुकसान अहम है। सैन्य दृष्टि से A-50 को मार गिराना आम दुश्मन विमान को नष्ट करने जैसा नहीं, बल्कि एक बड़े कमांड और कंट्रोल जहाज को खत्म करने जैसा है। एक पल में दुश्मन अपनी रडार कवरेज खो देता है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। खुफिया जानकारी की धारा रुकते ही कई संसाधन, सैनिक जमावड़े और बुनियादी ढांचे अचानक अपने प्रमुख आसमानी प्रहरी से वंचित हो जाते हैं। इसके परिणाम गंभीर हैं। A-50 विमान ज्यादातर जमीनी रडारों से ज्यादा दूर तक इसलिए देख सकते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पर काम करते हैं। कुछ विमानों की कमी से रूस के लिए आसमान में आने वाले विमान, मिसाइल या ड्रोन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कम संसाधनों में क्रेमलिन के कमांडरों को बची साधनों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें, यह भी सुलझाना है। जब एक विमान क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है तो उन्हें उसकी जगह लेने के लिए किसी दूसरे विमान को तैनात करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा करने से वे अन्य जगहें छोड़ देंगे जिनका यूक्रेन फायदा उठा सकता है। यह एक क्लासिक कैच बाइस स्थिति है। रूस को जो भी करे नुकसान उठाना पड़ता है। इसका कोई आसान हल या विकल्प नहीं है। याद रखें, भले ही यूक्रेन इन विमानों को नुकसान न पहुंचाए, ये विमान वैसे भी बिल्कुल नए नहीं हैं। जो विमान सही सलामत बचे हैं उन्हें भी समय समय पर रख रखाव की जरूरत होती है। क्रू को आराम चाहिए, विमानों में ईंधन भरना पड़ता है और भी बहुत कुछ। शायद यही वजह है कि यूक्रेन की सेनाओं ने अपने कुछ हमले उन जगहों पर केंद्रित किए हैं जहां ये विमान अक्सर इस्तेमाल न होने पर रखे जाते हैं। इससे न सिर्फ वहां मौजूद किसी भी विमान को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने का मौका मिलता है, बल्कि उन बुनियादी ढांचों को भी बाधित किया जा सकता है जो इन विमानों को उड़ान में बनाए रखने, ईंधन भरने और उन्हें चालू रखने के लिए जरूरी है। और जितने ज्यादा A-50 रूस खोता है, उतना ही ज्यादा वह अपने पास बचे हुए उन कीमती विमानों को लेकर सतर्क रहने की संभावना है। संभावना है कि क्रेमलिन के कमांडर आगे इन विमानों का और सीमित रूप से इस्तेमाल करेंगे। इसका सिर्फ रूस की कुल रडार कवरेज और रक्षा संभावनाओं पर ही नकारात्मक असर नहीं पड़ता, बल्कि यह उसकी आक्रामक क्षमताओं को भी प्रभावित करता है। क्योंकि भले ही A-50 खुद बम नहीं गिराते या मिसाइलें नहीं दागते, लेकिन वे वही डेटा मुहैया कराते हैं जिस पर रूसी स्ट्राइक फाइटर अपने लक्ष्यों का पता लगाने और उनकी सटीक जगह जानने के लिए निर्भर करते हैं। A-50 के बिना फाइटर पायलट को अपने रडार या ग्राउंड कंट्रोल पर ज्यादा निर्भर होना पड़ सकता है,
जिससे उनके लिए खतरा बढ़ सकता है और उनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि रूस पूरी तरह अंधा है। उसके पास अभी भी ग्राउंड रडार, फाइटर रडार, सैटेलाइट और अन्य निगरानी प्रणालियां हैं जो जानकारी जुटाने में मदद करती हैं। लेकिन वो शायद आसमान में अपनी सबसे अहम और दूर तक देखने वाली आंखों को खो रहा है, और यह एक ऐसी समस्या है जिसका क्रेमलिन के पास फिलहाल कोई हल नहीं दिखता। देश ने A-50 विमान के उत्पादन को फिर से शुरू करने की बात की है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसके लिए जरूरी फंड या संसाधन नहीं जुटा पाया है, जो शायद उसकी मौजूदा आर्थिक परेशानियों से जुड़ा हुआ है। रूस ने अपने पुराने A-50 बेड़े के आधुनिकीकरण का प्रचार किया, लेकिन नए A-50U यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कई पहले ही नष्ट हो चुके हैं। क्रेमलिन ने A-50 के बाद A-100 बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। ये A-50 को धीरे धीरे बदलने के लिए बनाया गया था, जिसमें बेहतर रडार ट्रैकिंग तकनीक, ज्यादा ताकतवर इंजन और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने का दावा किया गया था। रूस के लिए दुर्भाग्य से यह परियोजना सालों से अधर में है। 2017 में प्रोटोटाइप विमान ने पहली उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद A-100 की ज्यादा खबर नहीं आई, सिवाय नवंबर 2025 के आखिर में के, जब यूक्रेनी बलों ने इसके नष्ट होने का दावा किया। मॉस्को बढ़ती हताशा में अब एक नए हाइब्रिड विमान का विचार पेश कर चुका है, जो सिद्धांत रूप में हवाई निगरानी, समुद्री गश्त, टोही और पनडुब्बी रोधी क्षमताएं एक प्लेटफॉर्म में जोड़ेगा। लीक हुई फाइलों के अनुसार जो बेरियो कंपनी से संबंधित है, वही कंपनी जिसने A-50 बनाया था, यह नया विमान B-200 एम्फीबियस जेट पर आधारित होगा, जो एक और रूसी विमान है जिसका अतीत भी समस्याओं से भरा रहा है। फाइलों से पता चलता है कि रूस के पास जरूरी पुर्जे नहीं है, क्योंकि जरूरी इंजन यूक्रेन में बनते हैं और मॉस्को ने अभी तक उनका घरेलू विकल्प नहीं बनाया है। तो A-101 असफलता थी, B-200 हाइब्रिड विमान आगे नहीं बढ़ रहा है। अब रूस के पास AEW और AEW&C जरूरतों के लिए बस कुछ सोवियत युग के A-50 बचे हैं, जिन पर वह निर्भर है। हर बार जब यूक्रेन किसी A-50 को नष्ट या नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी स्थिति और मजबूत होती है। ये सिर्फ दुश्मन को कमजोर नहीं कर, बल्कि मौके भी बना रहा है जिनका फायदा उठाया जा सकता है। कीव की हवाई क्षमताओं में जल्द ही बड़ा उन्नयन होगा, जिससे उन्हीं कमजोरियों को निशाना बनाना आसान होगा। अक्टूबर 2025 में कीव ने स्वीडन के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत वह 150 तक साब JAS-39 ग्रिपेन सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करेगा। हमले और टोही क्षमताओं को मिलाने के लिए डिजाइन किया गया ग्रिपेन व्यापक रूप से एक बेहतरीन 4.5 जनरेशन फाइटर माना जाता है। अपने किफायती डिजाइन, कम रखरखाव और उन्नत तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भी शामिल है। यह अपने कई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर माना जाता है। पूर्व नेटो सैन्य अधिकारी ने इस विमान को पृथ्वी के बेहतरीन युद्धक विमानों में गिना और कहा कि ये F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटरों को छोड़ दे तो सबसे अच्छा फाइटर है, जो पुतिन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। 11 फरवरी 2026 को यूक्रेन ने घोषणा की कि वह अपने नए यूरोपीय संघ सहायता कोष का एक हिस्सा ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदने में लगाएगा। कुछ महीनों बाद 17 अप्रैल को राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन ने ग्रिपेन पर पायलटों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और 2026 की शरद ऋतु में इसे और बढ़ाया जाएगा। अगर ये आकलन सही है, तो यूक्रेन जल्द ही यूरोप के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को अपने आसमान में उतारने में सक्षम हो सकता है, ठीक उसी समय जब रूस की वायुसेना सबसे कमजोर स्थिति में है। लंबी दूरी की मीटियोर एयर टू एयर मिसाइलों से लैस ग्रिपेन का इस्तेमाल रूस के लड़ाकू विमानों और स्ट्राइक बॉम्बर्स को निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। अतीत में क्रेमलिन A-50 पर भरोसा कर सकता था, ताकि वह आने वाले खतरों पर नजर रख सके और ऐसे विमानों को सुरक्षित रख सके। उन्हें दुश्मन के सैन्य संसाधनों के बारे में डेटा दे सके जो सैकड़ों मील दूर थी, जिससे उन्हें जब भी भागने की जरूरत होती थी एक बढ़त मिल जाती थी। इससे रूस को अपने हमलावर विमानों को फ्रंट लाइन के और करीब लाने की सुविधा मिली, जिससे वो अपने Su-34, Su-35
और MiG-31 BM जैसे विमानों के साथ विनाशकारी बमबारी, मिसाइल हमले और अन्य आक्रामक मिशन अंजाम दे सका। लेकिन अगर A-50 उपलब्ध नहीं है तो वही विमान अब उन सुरक्षा उपायों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। शायद उन्हें पता भी न चले कि कोई यूक्रेनी ग्रिपेन उन पर लॉक कर चुका है या उनकी ओर कोई मेटियोर मिसाइल आ रही है, जब तक बहुत देर न हो जाए। डिफेंस एक्सप्रेस के हालिया लेख में कहा गया कि ग्रिपेन का मुख्य उद्देश्य रूसी Su-34 स्ट्राइक विमानों को, जो गाइडेड बम ले जाते हैं, फ्रंट लाइन से दूर धकेलना है। इसीलिए A-50 विमानों का नुकसान अहम है। यह सिर्फ क्रेमलिन की युद्ध मशीन को अंधा करना नहीं, बल्कि उसे और खतरनाक कोने में धकेलना है, जहां से शायद वो बाहर ना निकल सके। अब यह जानने के लिए कि युद्ध की गति कैसे यूक्रेन के पक्ष में लगातार बदल रही है, इस वीडियो को देखें, जिसमें कीव की नवीनतम आक्रामक हथियार FP-7X मिसाइल पर गहराई से नजर डाली गई है। इस वीडियो को देखें और जानें कि कैसे रूसी सैनिकों में मनोबल संकट दसियों हजार मास्को सैनिकों को अपनी पोस्ट छोड़ने और फ्रंट लाइन पर लड़ाई जारी रखने के बजाय जेल की जिंदगी चुनने पर मजबूर कर रहा है। और अंत में यह याद रखें कि ऐसे और वीडियो मिस ना करें। इसके लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।